नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी ईरान जंग में आए नए मोड़ की, बंगाल की सियासत में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री की, देखेंगे राहुल ने असम में बीजेपी की कैसे बढ़ाई मुश्किलें। जो चीफ मिनिस्टर है ये हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हैं। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर क्या है बड़ी खबर, जानेंगे आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर हुए बड़े खुलासे को, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे संसद के बजट सत्र के समापन की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एलपीजी और ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा अपनी जनता के लिए नहीं लड़ रही सरकार, अमेरिका और इजरायल के सामने झुक रहे हैं पीएम। चुनाव आयोग ने साइलेंस पीरियड से जुड़ा प्रेस नोट किया जारी, 9 अप्रैल से ओपिनियन पोल पर लगाई रोक, एग्जिट पोल भी नहीं होंगे जारी, 29 अप्रैल को शाम 6:30 बजे तक रोक रहेगी लागू। आम आदमी पार्टी का सांसद राघव चड्ढा पर एक्शन, राज्यसभा के उपनेता पद से किया मुक्त, अशोक मित्तल को दी कमान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जनता जान गई है कि बुरे दिन आने वाले हैं, बोले राज्य में बनाएंगे पीडीए की सरकार। और शेयर बाजार में तेजी, 185 अंकों की बढ़त के साथ 73,319 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 33 अंकों की बढ़त के साथ 22,713 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मिडिल ईस्ट जंग की आग में झुलस रहा है। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी है। इस जंग में उसे भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई ईरानी शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। उसने साफ कर दिया है कि यह जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक अमेरिका सरेंडर न कर दे। देखिए ये रिपोर्ट। ईरान जंग के 34वें दिन क्षेत्र में भयंकर तबाही देखी गई, जहां इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान ने और खतरनाक हमले किए। उत्तरी इजराइल में कई स्थानों पर दर्जनों रॉकेट दागे गए। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका से जुड़े इस्पात संयंत्रों को निशाना बनाने का दावा किया है। UAE ने बताया है कि उसने 19 बैलिस्टिक मिसाइलों और 26 ड्रोनों को रोका है। ईरान के हमलों में ये तेजी ऐसे वक्त आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश को संबोधित किया। उम्मीद तो ये जताई जा रही थी कि ट्रंप सीज फायर की घोषणा कर देंगे, लेकिन उन्होंने एक बार फिर इस जंग में जीत का दावा किया। ट्रंप ने कहा कि हमारे मुख्य रणनीतिक लक्ष्य अब लगभग पूरे हो चुके हैं। ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायुसेना तबाह हो चुकी है और उनके ज्यादातर नेता अब मारे जा चुके हैं। ईरान में मिशन खत्म करने के करीब हैं। हालांकि ये काम पूरा होने में 2 से 3 हफ्ते और लग सकते हैं। अगले 2-3 हफ्तों में ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए जाएंगे। तो ट्रंप जीत का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ईरान पर घातक हमले की धमकी भी दी है। ऐसे में उनके इन दावों पर सवाल तो उठने ही थे। पेंटागन के पूर्व सलाहकार डैनी फ्रीमैन का कहना है कि ट्रंप के बयान से उनकी हताशा झलक रही है। उनके भाषणों से ईरानी शासन को यही लग रहा है कि वो हकीकत में समझौता करने के लिए बेताब हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज ने तंज कसते हुए कहा कि जब जरूरी टारगेट पूरे हो चुके हैं तो और क्या हासिल करना बाकी है। साथ ही उन्होंने ट्रंप को इस जंग के चलते होने वाले आर्थिक नुकसान पर भी ध्यान देने की बात कही, लेकिन ट्रंप ने तो मानो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर हार ही मान ली है। उन्होंने साफ कह दिया कि अमेरिका अपनी तेल जरूरतों के लिए इस रास्ते पर निर्भर नहीं है, इसीलिए वो इसे खोलने की जिम्मेदारी नहीं लेगा। उनके इस बयान के बाद तेल की वैश्विक कीमतों में उछाल देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का कहना है कि यूरोप में इस महीने या मई की शुरुआत तक जेट ईंधन और डीजल की कमी हो सकती है। वहीं ईरान ने भी ट्रंप के बयानों के जवाब में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। ईरानी सेना ने कहा है कि हमसे और भी ज्यादा कठोर, व्यापक और विनाशकारी कार्रवाइयों की उम्मीद करें। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि जब तक अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहेंगे, ईरान जवाबी कार्रवाई करता रहेगा। तेहरान युद्ध वार्ता और युद्ध विराम के इस दुष्चक्र को बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी चेताया है कि युद्ध में ईरान के परमाणु मुद्दे का समाधान नहीं हो सकता। अगर राजनयिक और तकनीकी वार्ता के लिए कोई ढांचा नहीं है तो कुछ महीनों या कुछ सालों में हालात फिर बिगड़ सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ये जंग कब खत्म होगी, मिडिल ईस्ट में जारी तबाही कब थमेगी। पश्चिम एशिया में जंग विनाशक होती जा रही है तो पश्चिम बंगाल में चुनावी जंग भी तेज हो गई है। बयानबाजी, चुनावी रैलियां, आरोप प्रत्यारोप सब कुछ जारी है और इन सब के बीच राज्य में कुछ ऐसा हुआ जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो गई है। और इस बार चुनाव से ज्यादा चर्चे चुनाव आयोग के होने लगे हैं। तो चुनाव से पहले क्यों गरमाई हुई है बंगाल की सियासत, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होने हैं। उससे पहले राज्य में एसआईआर जारी है। आयोग लगातार सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट भी जारी कर रहा है, जिसमें अब तक करीब 22 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाने से आम जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही है और लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। इसी सिलसिले में 1 अप्रैल को मालदा में एक भयंकर प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल नाराज प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने कल दोपहर लगभग 3:30 बजे 7 न्यायिक अधिकारियों को घेर लिया, जिनमें 3 महिला अधिकारी भी शामिल थी। इन अधिकारियों को बीडीओ ऑफिस में 9 घंटे से अधिक समय तक बांध कर रखा गया। देर रात करीब 1 बजे पुलिस और अर्धसैनिक बलों की एक बड़ी टुकड़ी ने उन्हें रेस्क्यू किया। बचाव अभियान के दौरान भी प्रदर्शनकारियों ने न्यायिक अधिकारियों की गाड़ियों पर पत्थरों और लाठियों से हमला किया, जिससे वाहनों के शीशे टूट गए। अब इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बख्शी की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार और प्रशासन के रवैये पर गहरी नाराजगी जताई। सीजेआई ने कहा कि ये घटना केवल न्यायिक अधिकारियों को डराने धमकाने का प्रयास नहीं है, बल्कि ये इस अदालत के अधिकार को सीधी चुनौती है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि न्यायिक अधिकारियों का मनोबल गिराने और चल रही कानूनी प्रक्रिया को रोकने की एक सोची समझी साजिश जान पड़ती है। तो वहीं सीएम ममता बनर्जी ने इस मामले में कहा कि मालदा की घटना से दुखी हूँ, बंगाल की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। इसके अलावा टीएमसी और बीजेपी ने चुनाव आयोग को घेरते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि बीजेपी और चुनाव आयोग आग से खेल रही है और मालदा में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना उनकी गंदी साजिश का ही सीधा नतीजा है। उन्होंने अनुभवी राज्य सरकारी अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को, जो बंगाल के हर कोने से अच्छी तरह वाकिफ थे, हटाकर उनका तबादला कर दिया। उनकी जगह उन्होंने ऐसे केंद्रीय अधिकारियों को नियुक्त किया है जिन्हें हमारे भूगोल, जनसंख्या या जमीनी हकीकत की जरा सी भी समझ नहीं है। ये बाहरी लोग स्थानीय परिस्थितियों को संभालने में असमर्थ हैं और अब भाजपा इस अलग थलग घटना का इस्तेमाल पूरे राज्य को बदनाम करने और बंगाल को कानून विहीन घोषित करने के लिए कर रही है। ये अक्षम्य है। अगर कोई वास्तव में दोषी है वो भाजपा है। अमित शाह को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। बंगाल इस घिनौनी साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बार बंगाल चुनाव में सियासत लगातार गर्माती जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। बंगाल में चुनाव आयोग की साख पर सवाल उठने लगे हैं तो असम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी है। उन्होंने सीएम हेमंता पर निशाना साधते हुए उन्हें सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री करार दिया है और साथ ही बीजेपी पर कई बड़े आरोप भी लगाए। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने और क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। असम में 9 अप्रैल को चुनाव होने हैं, जिसमें अब गिनती के दिन बचे हैं, लेकिन सियासी गलियारों का पारा अभी से 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। राज्य में चुनाव रैलियों का दौर जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा पर जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने कहा, जो चीफ मिनिस्टर है ये हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हैं। ये और इनका परिवार करप्शन में नंबर 1 है और इसको हम चीफ मिनिस्टरशिप से हटाकर इसके खिलाफ पूरी की पूरी कार्रवाई करेंगे। और आप देखना, आज नहीं तो कल ये छाती फैला के घूमकर बोलता रहता है, इसके मुंह से चू तक आवाज नहीं निकलेगी। ये होगा, लिख के ले लो। राहुल यही नहीं रुके। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि यह असम के सम्मान, स्वाभिमान और पहचान का चुनाव है, जिससे समझौता नहीं किया जा सकता। असम की जनता ने ठान लिया है कि बीजेपी की भ्रष्ट सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका जाएगा। इसके अलावा राहुल ने असम के लिए कांग्रेस की गारंटियों का भी जिक्र किया, जिसमें व्यवसाय के लिए महिलाओं को 50,000 रुपए, महिलाओं के बैंक खाते में बिना शर्त कैश ट्रांसफर, हर परिवार को 25 लाख रुपए का फ्री इलाज, असम के 10 लाख भूमि पुत्रों को स्थायी पट्टा, बुजुर्गों को हर महीने 1250 रुपए की सहायता, स्वर्गीय जुबिन गर्ग जी को 100 दिन में न्याय मिलेगा, असम में 244A लागू किया जाएगा जैसी घोषणाएं शामिल है। राहुल के हमलों और घोषणाओं ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। अब देखना ये होगा कि उनके आरोपों पर सीएम हेमंता की तरफ से क्या सफाई सामने आती है। असम चुनाव से पहले ही राहुल ने सीएम हेमंता की कुर्सी हिला दी है तो बिहार के सीएम नीतीश के इस्तीफे को लेकर भी चर्चा तेज है। बिहार का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इसका फैसला 10 दिन में हो जाएगा। इस बीच बताया जा रहा है कि इस पूरे सियासी घटनाक्रम का शेड्यूल भी सामने आ गया है। तो आखिर क्या होने वाला है बिहार की राजनीति में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार की सियासत में इस वक्त हलचल तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कयासों का बाजार गर्म है और दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है। माना जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन का सब कुछ 6 अप्रैल से शुरू होकर 18 अप्रैल के बीच हो जाएगा।
जैसा आप जानते हैं कि नीतीश कुमार अब बिहार की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा का रुख करने वाले हैं और इसी सिलसिले में घटनाक्रम कुछ इस प्रकार माना जा रहा है। 6 अप्रैल को सीएम आवास पर जेडीयू की अहम बैठक होगी। वहीं 9 अप्रैल को नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, जहां उनकी अमित शाह से मुलाकात मुमकिन है। अगले दिन यानी 10 अप्रैल को नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले सकते हैं और वो पीएम मोदी से भी मिलेंगे। 14 अप्रैल को सीएम पद से नीतीश कुमार का इस्तीफा हो सकता है और वहीं 18 अप्रैल को बिहार को नया सीएम मिल जाएगा और नई सरकार का गठन होगा, ऐसा माना जा रहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस रेस में कई नाम चर्चा में हैं। बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं जेडीयू के भीतर से भी नए चेहरों की तलाश जारी है। अब बिहार की राजनीति के चर्चित चेहरे और मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने इस पर बेबाक राय दी है। ललन सिंह के नाम पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक नई चर्चा छेड़ते हुए कहा, अगर जेडीयू से कोई सीएम बनेगा तो वो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार होंगे। अगर बीजेपी से बनेगा तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब क्या इसी तरह पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जाएगा? इस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। जो भी होना है उसका फैसला आने वाले 10 दिनों में हो जाएगा। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर सीएम नीतीश कुमार क्या फैसला करने वाले हैं। तो सवाल आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी उठ रहे हैं। दावा किया गया है कि 2024 में जो आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए, उनमें रात 11:15 बजे से सुबह 2 बजे तक वोटिंग की गई और इस दौरान 17 लाख लोगों ने वोट डाले। ये चौंकाने वाला दावा अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने किया है, जिसने चुनाव आयोग और मौजूदा सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 2024 के आंध्र प्रदेश चुनाव में एनडीए ने भारी जीत हासिल की। चंद्रबाबू नायडू चौथी बार राज्य के सीएम बने, लेकिन अब इस जीत पर सवाल उठने लगे हैं। इस जीत के पीछे का एक ऐसा सच सामने आया है जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। आरोप इतने गंभीर हैं कि सीधे चुनाव आयोग और सरकार की नीयत पर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति और मशहूर अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने कुछ चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। उनका दावा है कि आंध्र प्रदेश के चुनाव में करीब 17 लाख वोट आधी रात के बाद डाले गए। उनका दावा है कि रात 11:45 से लेकर तड़के 2 बजे के बीच ये 17 लाख वोट ईवीएम में कैद हुए। ये राज्य के कुल वोटों का 4.16% है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब शाम को ही वोटिंग का समय पूरा हो जाता है तो रात में आखिर कौन लोग वोट डाल रहे थे और किसकी शह पर यह काम हो रहा था। अब एक बार इसकी प्रक्रिया भी समझ लेते हैं। दरअसल एक बार बटन दबाने पर ईवीएम को दोबारा नए वोट के लिए रीसेट होने में कम से कम 14 सेकंड्स का समय लगता है, लेकिन दावों के मुताबिक कई जगहों पर हर 20 सेकंड में वोट्स पड़े। हद तो तब हो गई जब कुछ बूथों पर हर 6 सेकंड में एक वोट दर्ज होने की बात सामने आई। ये पूरा दावा परकला प्रभाकर का है। अब सवाल है कि जिस मशीन को दोबारा वोटिंग के लिए तैयार होने में ही 14 सेकंड लगते हैं, उसमें 6 सेकंड में वोट कैसे पड़ सकते हैं? क्या ईवीएम के साथ कोई टेक्निकल खेल खेला गया? ये सवाल सीधे तौर पर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं। इतनी बड़ी तकनीकी और व्यवहारिक गड़बड़ी सामने आई है, लेकिन चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए है। इस चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 175 में से 164 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, लेकिन जीत के पीछे सवाल गहराते जा रहे हैं। सरकार और चुनाव आयोग को इन तकनीकी सवालों के जवाब देने होंगे, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि ये जीत वाकई जन समर्थन का नतीजा है या फिर ईवीएम में किए गए खेल का। अब इस पर चुनाव आयोग या सरकार की तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं, ये तो देखना होगा। चुनाव आयोग और बीजेपी बुरी तरह घिर गए हैं, तो केंद्र सरकार की मुश्किलें भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जम्मू कश्मीर की उमर सरकार मोदी सरकार के फैसलों को पलटने की कवायद में जुट चुकी है। उमर सरकार ने विधानसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल को मंजूरी दी है, जिसे 2022 में उपराज्यपाल की तरफ से किए गए कानूनी संशोधन के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, जिसके बाद उमर सरकार और केंद्र के बीच तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर की उमर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिससे राज्य से लेकर केंद्र तक की सियासत में खलबली मच गई है। राज्य सरकार ने विधानसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने को मंजूरी दे दी है, जिसका नाम जम्मू और कश्मीर भूमि अनुदान विधेयक 2025 है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधेयक तनवीर सादिक ने इसे सदन में पेश किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, लेकिन इस बिल पर कई सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि उमर सरकार के इस फैसले को सीधे मोदी सरकार को चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल इस बिल का मकसद भूमि अनुदान अधिनियम 1960 के नियमों को बहाल करना है। दरअसल 2022 में तत्कालीन उपराज्यपाल ने इस अधिनियम में संशोधन किया था, जिसके बाद किसी भी नीलामी में बाहरी लोगों को भाग लेने की इजाजत मिल गई।
इससे पूरे क्षेत्र में विशेष रूप से गुलमर्ग, पहलगाम और पटनी टॉप जैसे पर्यटन स्थलों में सरकारी भूमि और होटलों से स्थानीय पट्टा धारकों के स्थायी रूप से बेदखल होने का खतरा पैदा हो गया था। हालांकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि सरकार चाहती है कि सदन इस मामले पर विस्तार से विचार विमर्श करे। उसके बाद सरकार इस विधेयक का समर्थन करने या ना करने का फैसला लेगी। आपको याद होगा जब 2022 में मोदी सरकार ने संविधान के आर्टिकल 370 के कुछ प्रावधानों के साथ ही आर्टिकल 35A को भी निरस्त कर दिया था। जम्मू कश्मीर की जनता इस फैसले से ज्यादा खुश नजर नहीं आई थी और अब उमर सरकार के इस कदम ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या आने वाले वक्त में आर्टिकल 370 को भी दोबारा लागू करने की कोशिशें होंगी और क्या जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देने की जो मांग उठ रही है उसे पूरा करने के लिए भी उमर सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर ये विधेयक विधानसभा से पारित हो जाता है तो उमर सरकार और मोदी सरकार के बीच हालात तनावपूर्ण हो सकते हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात संसद के बजट सत्र की। संसद सत्र का आखिरी दिन भी काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर अपना विरोध जताया। विपक्ष की तरफ से सरकार पर मनमानी करने के आरोप भी लगाए गए। तो कैसा रहा संसद का आखिरी दिन और क्या कुछ रहा इसमें खास, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा में आज CAPF बिल पेश किया गया। बता दें कि राज्यसभा से ये बिल एक दिन पहले ही पारित हो गया था। इसी पर वोटिंग के दौरान विपक्षी दलों के सदस्य वॉकआउट कर गए थे। विपक्ष की गैर मौजूदगी में ये बिल ध्वनि मत से पारित हो गया था। विपक्ष ने इसका विरोध भी किया। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि इसे उस दिन लाया जा रहा है जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी असम दौरे पर है। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों में तीखी तकरार देखने को मिली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर भड़क गए। इसके अलावा राज्यसभा में जन विश्वास बिल पर चर्चा के लिए 3 और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया। राज्यसभा में भोजनावकाश और प्राइवेट मेंबर बिजनेस नहीं हुए। वैसे तो संसद सत्र का ये आखिरी दिन है, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बजट सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि सरकार अप्रैल के तीसरे हफ्ते में इसे दोबारा बुलाने की योजना बना रही है। इसी को लेकर विपक्ष ने संसद में सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।